अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर नंबर 2। पहला क्वेश्चन है जी, कहता है इफ़ 45 इंटू 1/3 kg शुगर इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 इंटू 2/3 kg पैकेट्स, यानी कि एक पैकेट का जो है ना साइज़, यानी कि वो कितने केजी में पैक कर सकते हैं हम शुगर को, वो इतना है, और टोटल हमने जो शुगर पैक करनी है वो इतनी है। कहता है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ शुगर विल बी पैक्ड, तो आप जो है ना वो कितनी शुगर जो है वो पैकेट्स उसके बनेंगे अगर हम इतनी शुगर को इतने केजी वाले पैकेट्स में पैक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमें मालूम है। टोटल शुगर जो कि हमने पैक करनी है वो है 45 इंटू 1/3 kg। इसको हम कर लेते हैं 45 इंटू 3 बनता है 135 प्लस 1 हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 3 kg। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ जो हमें मालूम है कि कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट, कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट, अगर आपको याद हो तो इससे मिलता जुलता सवाल हमने पिछले गेस्ट पेपर में भी किया था, तो इससे ये साबित होता है कि ऐसे जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट जो था वो 5 इंटू 2/3 था। 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17 17/3 kg एक पैकेट में जो इसकी कैपेसिटी है। सो नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि हमको ज़रूरत पड़ेंगे पैकिंग के लिए होगा क्या, इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 136/3 को डिवाइड करेंगे किससे, इस चीज़ से 17/3 से। तो क्या होगा, हमने पहले भी किया था, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली जो रकम है वो उल्टी हो जाएगी 17। अब ये कट क्या बचा 136 डिवाइडेड बाय 17। तो अगर हम इसके ऊपर टेबल लेकर जाएं तो जो 17 है उसका टेबल जाता है 8 टाइम्स। अगर आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17 इंटू 10 ये होता है 170, ज़्यादा है। 17 इंटू 9 ये होता है बराबर 153 के, अगेन इससे ज़्यादा है। तो फिर 17 इंटू 8 करके देखें तो 17 इंटू 8 ये बराबर हो जाएगा 136 के। इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पे इजाज़त नहीं है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे रफ अमल करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 8 जो है वो पैकेट्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 51,076 स्क्वायर। शेप का मतलब बताया कि एक स्क्वायर है, यानी कि इसकी चारों साइड जो है वो बराबर होती हैं, इतने मीटर्स है। व्हाट वुड बी दी लेंथ ऑफ वन साइड, जैसा कि हमको मालूम है स्क्वायर शेप हो तो उसका जो एरिया होता है वो दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके आना है। तो अगर वन साइड की लेंथ मालूम करना है इट मीन्स हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है, इस चीज़ का। आपके पास डिफरेंट मेथड है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था पिछले में, हम इस दफ़ा कर लेते हैं डिवीजन मेथड को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने करना क्या है जी, फाइंड करना है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट किसका 51076। पहले हम 2 को ट्राई करते हैं। 2 का टेबल जो है वो 2 टाइम्स, यानी कि जो आपने वैल्यू यहाँ पे लिखनी है उसी के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, क्योंकि 3 3 ज़ार 9 ज़्यादा हो जाता है, 2 2 ज़ार 4 हमने इसलिए यहाँ पे लिखा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या 1, यहाँ से क्या गया जी 1 नीचे उतार लिया, और हमने फिर किया एक 0 यहाँ पे उतार लिया। अब जो ऊपर चीज़ थी ना उसका हमने डबल ले लेना है, यानी कि 2 है तो क्या हम करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है जी, अब हमने देखना है, देखें अगर 43 यहाँ पे 3 जोड़ें 3 साथ, ऊपर भी 3 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 3 जोड़ें तो 9 और 129 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमको 42 का सारा लेना पड़ेगा। 42 2 इधर लगाएंगे, 2 इधर भी लगाएंगे। सो 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। ठीक है, समझ आ गई, इसलिए हमने 3 यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसको यहाँ से करेंगे जी माइनस, तो आपके पास क्या बचेगा 2 6 6, और ये 7 और 6 को नीचे उतार लेंगे। अब हमने देखना है कि 22 है ना, इसका जो डबल है, जो हमने पहले किया था यहाँ पे 2 था, 2 2 ज़ार 4, तो इसका जो डबल है यहाँ में हमने लिखा था 4। अब यहाँ पे 22 है ना, 22 का जो डबल है, डबल मीन्स 22 इंटू 2 44, हम लिखेंगे यहाँ पे 44। अब इसके साथ हमने कौन सा नंबर जोड़ना है ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 44 इंटू 5 करता हूँ, ठीक है, इंटू 5, तो ये बन जाता है 2 2 2 5। ठीक है, इससे थोड़ा कम है ना। चलें अब क्या करते हैं 44 6 इंटू 6 करके देखते हैं। 446 इंटू 6, तो ये बन जाता है 2676। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके बराबर है। 6 इधर लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे, 2676। ठीक है जी, मुकम्मल तकसीम हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया है 226 इसका मीटर क्या है आंसर है, जो कि इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है इफ x इज इक्वल टू दिस x सेट है, y इज इक्वल टू दिस सेट है, z सेट है, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसको हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले लिखते हैं सेट x क्या है हमारे पास 5 6 7 8 9 10 11। सेट y क्या है हमारे पास 4 6 8 10 और 12, और सेट z क्या है हमारे पास 2 3 4 6 8 और 10। ठीक है जी, अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका जो सेट्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एक यूनियन होती है, एक इंटरसेक्शन होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहता है
हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ठीक हो गया जी। ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ इसको फाइंड कर लेते हैं। वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू 4 6 8 10 12 यूनियन जेड है 2 3 4 6 8 और 10। ठीक है जी, इसका यूनियन ले लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, लेकिन रिपीट आपने नहीं करना। तो तरतीब से 2 3 4 6 8 10 और 12 ये हमारा आंसर आ गया वाई यूनियन जेड का। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ। हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू, पहले सेट एक्स लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11। इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं इस सेट के साथ 2 3 4 6 8 10 और 12। तो x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू, हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में से आपने जो चीज़ कॉमन लेनी है। ठीक है, जो दोनों सेट्स में मौजूद है। किसी एक सेट से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 इधर है उधर नहीं है, 6 है तो लिख लेंगे, 7 है नहीं है, 8 है बिल्कुल लिख लेंगे, 9 नहीं है नहीं लिखेंगे, 10 है तो लिख लेंगे, 11 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या चीज़ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू सेट एक्स है जी 5 6 7 8 9, इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ 4 6 8 10 और 12। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉमन लेना है दोनों में से। 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब एक्स इंटरसेक्शन जेड ले लेंगे। पहले सेट एक्स है 5 6 7 8 और 9, इसका ले लेंगे इंटरसेक्शन जेड के साथ। जेड क्या है हमारे पास 2 3 4 6 8 और 10। तो एक्स इंटरसेक्शन जेड आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है तो लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब दोनों चीज़ें आ गई। अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू, दोनों सेट्स लिख लेंगे 6 8 यूनियन ये वाला सेट। बच्चों यहाँ पे मुझे एक अपनी गलती नज़र आ गई है। गलती कैसे नज़र आई है, जब मैंने कहा कि ये जो चीज़ ठीक बनी है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं बन रही। तो ऐसे ही आप अपनी गलती खुद पकड़ सकते हैं। गलती क्या की है मैंने, यहाँ पे जो सेट एक्स लिखा है ये देखें, सेट एक्स यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। यहाँ पे 9 तक तो लिखा, यहाँ पे 10 और 11 नहीं था लिखा। और अगेन यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, 10 और 11 नहीं था लिखा। जब यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी 10। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमन जो आ जाएगा वो 10 तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, कॉमा 10 कॉमा 10। तो अब जब इसका यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू 6 8 और 10। अब देखें ये जो दोनों चीज़ें हमने फाइंड की हैं, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं। जब ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं, इट मीन्स अब हम लिख सकते हैं कि जो आपकी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों बराबर हैं जी। तो इधर आप लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो आपका क्वेश्चन था वो दोबारा लिखने क्वेश्चन था कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ का इधर से 10,000 लाख 10 लाख 12,50,000 पे इसने प्रॉपर्टी छोड़ी। हिज हेयर्स का मतलब होता है जो इसके वर्साएँ जो पीछे बचते हैं जिनमें विरासत तकसीम होती है। एक बेटा है और 3 बेटियां, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ये रेशो वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि बेटा बेटी का हिस्सा क्या है, फिर उसको डिवाइड करके फिर एक बेटे और एक बेटी का जो है ना वो हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखें समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि क्या है टोटल अमाउंट हमारे पास है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है जी, 12,50,000। ठीक है, 12,50,000 है जी। अब हमने निकालना है रेशो ऑफ शेयर्स। एक साइड पे सन कर लेते हैं, एक साइड पे डॉटर्स कर लेते हैं। ठीक है जी। अब बेटा एक है ना, ठीक है, क्वेश्चन में कहता है बेटा एक था और बेटियां कितनी थी, 3। अब बेटे का हिस्सा कितना होता है 2 और बेटी का हिस्सा कितना होता है 1। तो हम क्या करेंगे, जो 1 ये एक बेटा उसका हिस्सा कितना है 2, बेटियां कितनी है 3, उसका हिस्सा कितना है बेटी का 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 2 3 1 3। ठीक हो गया। अब हमने सम ऑफ रेशियोज करना है। सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5। हमारे पास टोटल आ जाएगा 5 रेशियो का सम हो गया। अब हमने निकालना है शेयर ऑफ
सन इज इक्वल टू 2/5, ये जो 2 हमने निकाला था, 2 उसका हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से 5 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल हमारे पास अमाउंट थी 12,50,000। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 का 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 2 3 4, 25 दूने 50 और 1 2 3 4, ये हमारे पास आंसर आ गया शेयर ऑफ सन का। अब हमने क्या करना है जी, निकालना है शेयर ऑफ 3 डॉटर, क्योंकि बेटा एक ही था इसलिए उसका एक हिस्सा निकला। तो अब हमने पहले शेयर ऑफ 3 डॉटर फाइंड करना है, फिर एक बेटी का हिस्सा फाइंड करना है। शेयर ऑफ 3 डॉटर्स इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये टोटल जो अमाउंट ऊपर है, ये वाली टोटल अमाउंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये की थी, 1 2 3 4। ठीक है जी, इसी तरह हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसके साथ हमारे पास बचेगा 2 5 1 2 3 4, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4 7 5। ये क्या है, शेयर ऑफ 3 डॉटर्स है। तो अब अगर एक बेटी का हिस्सा निकालना है, क्योंकि बेटी का हिस्सा एक होता है ना, ठीक है, तो शेयर ऑफ 1 डॉटर इज इक्वल टू 7 5 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या बचेगा 25 1 2 3 4। ठीक हो गया, 3 का टेबल 75 पे 25 बार जाता है, 1 2 3 4 0 हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, बेटे और बेटी का हिस्सा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है जी। ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू -3 की पावर n+1 फाइंड इफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये A1 से लेकर A1 A2 A3 और A4, ये मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें मैं फाइंड कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है सिंप्लीफाई x³ + y³ डिवाइडेड बाय x + y। ये पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका हमने पूरा फार्मूला खोला था, डिवाइडेड बाय दिस किया था, x + y उससे कट गया था, हमारे पास एक सिंपल 3 लाइनों का आंसर है। ये जो गेस्ट पेपर नंबर 1 है उसमें मैं ये चीज़ कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें आके एक किसी में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर लेंगे, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और x + 2y इज इक्वल टू -10। अच्छा, अब मैंने आपको बताया क्या था, इनके नाम रख लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है, नाम रख लेते हैं। ऐसी इक्वेशन से आप वैल्यू निकालें जहाँ से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 में से अगर वैल्यू आसानी के साथ निकली जा सकती है x की, x + 2y इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 + -2y, चूँकि ये प्लस का 2y था उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये वाली जो x की वैल्यू है ना, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है जी, 3x - 2y इज इक्वल टू -6। तो इसमें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 3 × -10 - 2y इज इक्वल टू -6। ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, x की जगह x की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई कर दें अलामत से और नंबर से, प्लस इंटू माइनस, -3 × 10 30, प्लस इंटू माइनस, -2 × 3 6 और साथ में y -2y अपनी जगह पे और -6। अब क्या करेंगे, ये दोनों इधर ही रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो -6y -2y ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो बनेगा -8y, -30 इधर ही रहने देता हूँ, आप लोग फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब -30 को उधर ले जाऊँगा, -8y इज इक्वल टू -6 + 30, माइनस का था उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -8y इज इक्वल टू प्लस का 24। अब देखें ये पूरा -8 है ना, मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू प्लस का 24, कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, -8 y इज इक्वल टू 8 का टेबल 24 पे 3 दफ़ा जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया। एक वैल्यू हमारे पास सिंगल निकला है। अब इस y की वैल्यू को ना हमने x की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, 1 से। अब y की वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पे 2 में पुट कर देनी है, या बेशक y की वैल्यू आप 1 में पुट कर दें, तो इससे जो है ना जी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, तो क्या करें जी, हम पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने x की वैल्यू 1 में पुट की थी। इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है, x + 2y इज इक्वल टू -10। ठीक है जनाब, अब y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, x + 2 × -3 इज इक्वल टू -10, x + -6 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -6 को उधर ले जाएंगे, -10 + 6, x इज इक्वल टू -4। ये आपके पास आंसर आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। क्योंकि हमने एक सोल्यूशन सेट लिखना होता है एंड पर, तो सोल्यूशन सेट लिखने का क्या तरीका, आप लिखें SS लिख लें बेशक, ये ब्रैकेट डालें सेट T, फिर उसके अंदर ये -4 x की वैल्यू पहले लिखते हैं, कॉमा फिर लिखते हैं y की वैल्यू, और ये ऐसे क्लोज हो गई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैलकुलेट करो दी आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इफ़ दी रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 6 सेंटीमीटर एंड दी सेंट्रल एंगल इज़ 60 डिग्री। तो हम इसको कहाँ पे करेंगे, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए ना हमें चाहिए जी फार्मूला क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है, लिख लेते हैं। फार्मूला पहले लिखा हो ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है।
आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अच्छा, अब इसमें क्या है जनाब, जो एक्स है वो हमारे पास एंगल था, ये देख लें 60 डिग्री, और रेडियस आर की जगह हम लिखेंगे 6। तो बाकी जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स क्या था जी 60, ज़रा ये भी डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू थी 6। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जी, ये 0 0 से कट गया, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। अब ये 6 से कट गया, हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, तो हमारे पास बचेगा 44 डिवाइडेड बाई 7। अब आप डिवाइड कर लें, 22 डिवाइडेड बाई 7 आपके पास आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.2857। तो अगर आप राउंड ऑफ करके इसको लिख रहे हैं 6.29 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, आपका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मैंने आपको कहा था ये लास्ट पे सारी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। 10th क्वेश्चन जो लास्ट है, आसिफ रोल्ड अ डाइस 2 टाइम्स, ये वही क्वेश्चन है जो मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। 2 डाइस हैं उसके पास लूडो वाले, उसने जो है वो दोनों ऐसे रोल किए, ऐसे फेंके। तो कहते हैं कि लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तमाम पॉसिबल आउटकम्स बताइए टेबल में। जो हमने 6 रोज 6 कॉलम्स वाला, 7 रोज 7 कॉलम्स वाला उसमें हमने टेबल बनाया था। टोटल 36 एंट्रीज थी हमारे पास, ठीक है जी। और कहता है प्रोबेबिलिटी करो गेटिंग एटलीस्ट 1 4, उसमें हमने जो टेबल के अंदर देखा था कितनी दफ़ा 4 आ रहा था, वो 11 था। तो टोटल हमारा जो फाइनल आंसर था वो 11 ओवर 36, ठीक है। वो आप पिछली वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।